नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। हाँ। विषय है सिलीनियम, पर इसे किसी केमिस्ट्री क्लास की तरह बिल्कुल मत समझिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ एक ऐसा स्रोत लगा है जो सिलीनियम को एक तत्व की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह पेश करता है। मतलब उसके अपने लक्षण, अपनी कमजोरियां, एक पूरी शख्सियत। ये वाकई में एक अलग ही दुनिया की झलक है। ये दस्तावेज सेलेनियम को एक केमिकल एलिमेंट के तौर पर नहीं देखता, हाँ, बल्कि एक ऐसे इंसान का खाका खींचता है जो मानो सेलेनियम के प्रभाव के अनुकूल हो। ये वर्गीकरण का एक बिल्कुल अलग और कहना होगा काफी काव्यात्मक तरीका है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन भी यही है, इस पुराने दस्तावेज की मदद से उस सिलीनियम व्यक्ति की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करना। ये देखना कि सिलीनियम और इंसानी स्वभाव के बीच ये क्या-क्या अजीब और हैरान करने वाले संबंध बनाता है। और इसकी शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। कूल है। और यहीं से हमें समझना होगा कि हम आधुनिक विज्ञान के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, ये कोई जेनेटिक या बायोलॉजिकल मार्कर की बात नहीं हो रही है। नहीं। ये उस दौर की एक सोच है जहां बाहरी रूप रंग को अंदरूनी स्वभाव और यहां तक कि तत्वों से भी जोड़ा जाता था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का एक हिस्सा माना जा सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सिलीनियम व्यक्ति की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। स्रोत के हिसाब से अगर ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता तो वो दिखता कैसा? स्रोत इसमें बहुत विशिष्ट जानकारी देता है। वो कहता है कि ऐसे लोगों के चेहरे, हाथ, पैर और पंजों में बहुत ज्यादा दुबलापन होता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरे शरीर के दुबलेपन की बात नहीं कर रहा। हाँ, सिर्फ कुछ हिस्सों के, जैसे किसी का धड़ तो सामान्य हो लेकिन उसके हाथ पैर बहुत पतले हों। ये एक बहुत ही खास पैटर्न है। ये तो अजीब है, मतलब एक असंतुलित सा शारीरिक ढांचा। और इस दुबलेपन के साथ एक और चीज जुड़ी है, कमजोरी। स्रोत कहता है कि मानसिक या शारीरिक मेहनत से ये व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। हाँ, खासतौर पर टाइफाइड जैसी किसी लंबी बीमारी के बाद या फिर बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में। और ये सिर्फ एक आम थकान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसका वर्णन बहुत नाटकीय ढंग से करता है। ये एक ऐसी अनियंत्रित इच्छा है कि बस लेट जाएं और सो जाएं, जैसे शरीर से अचानक सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। बाप रे। और अगर इसे और गहराई से देखें तो स्रोत इसे रीढ़ की हड्डी की अत्यधिक कमजोरी और यहां तक कि लकवे के दर्द से भी जोड़ता है। लकवे का डर? हाँ, ये गहरी चिंताजनक शारीरिक थकावट है जहां व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। इस शारीरिक कमजोरी में एक और अजीब बात जोड़ी गई है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सी? हवा के झोंके के प्रति अत्यधिक घृणा। चाहे वो हवा गर्म हो, ठंडी हो या नम हो, मतलब किसी भी तरह की हवा बर्दाश्त नहीं होती। धूप से परेशानी तो समझ आती है, लेकिन हवा से इतनी नफरत, इसका क्या तर्क हो सकता है? देखिए, आज के नजरिए से देखें तो शायद कोई तर्क नहीं है, लेकिन अगर हम उस दौर की वाइटलिज्म या जीवन शक्ति की धारणा से देखें, अच्छा, तो उनका मानना था कि शरीर की एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो उसे चलाती है और बाहरी चीजें इस ऊर्जा को कमजोर कर सकती थी। तो हवा का झोंका भी एक हमला माना जाता था? बिल्कुल, हवा का एक तेज झोंका भी उस जीवन शक्ति पर एक हमले जैसा था जो पहले से ही कमजोर शरीर को और ज्यादा अस्थिर कर सकता था। ये एक भौतिक नहीं बल्कि एक तरह की ऊर्जावान संवेदनशीलता है। अच्छा, तो ये शरीर एक तरह से बहुत ज्यादा खुला हुआ और असुरक्षित महसूस करता है। और इतनी गहरी शारीरिक थकावट का असर तो जाहिर है सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इसका सीधा असर दिमाग और याददाश्त पर भी पड़ता होगा। और स्रोत के मुताबिक वहां तो चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं। बिल्कुल, शरीर और मन के इस गहरे संबंध को यह दस्तावेज बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाता है। कैसे? स्रोत के अनुसार ये व्यक्ति व्यापार के मामलों में, यानी दिन प्रतिदिन के जरूरी कामों में बहुत भुलक्कड़ होता है। वो चीजें भूल जाता है, हिसाब किताब भूल जाता है। लेकिन, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है, रात में नींद में वो उन्हीं चीजों के सपने देखता है जिन्हें वो जागते हुए भूल गया था। एक मिनट, ये तो सच में हैरान करने वाला है। दिन में भूलना और रात में सपने में याद आना, ये याददाश्त का कैसा है ना? क्या उस दौर में ये माना जाता था कि कोई तत्व सीधे तौर पर चेतन और अवचेतन मन पर इस तरह असर डाल सकता है? हाँ, यही उस समय के चिकित्सा दर्शन का सार था। वो मन को शरीर से अलग नहीं मानते थे। अच्छा। उनकी सोच के अनुसार दिन के समय जब जीवन शक्ति कम होती थी तो चेतन मन कमजोर पड़ जाता था और चीजें याद नहीं रख पाता था। लेकिन नींद में जब शरीर बाहरी दुनिया से कट जाता है तो शायद वो बची खुची ऊर्जा अवचेतन मन को वो भूली हुई बातें दिखा देती थी।
मतलब ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक कारण और परिणाम का संबंध बताया जा रहा है। बिल्कुल। ये सब तो सामान्य लक्षणों की बात हुई, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो है कुछ बहुत ही विशिष्ट बीमारियों का जिक्र, जैसे कि सिरदर्द। ये किसी भी तरह का सिरदर्द नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत इसे शराबियों का सिरदर्द कहता है। शराबियों का सिरदर्द? हाँ, या बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद होने वाला दर्द। इसके अलावा नींबू पानी, चाय और वाइन पीने के बाद होने वाला दर्द। और सबसे खास बात, ये सिरदर्द लगभग हमेशा दोपहर में होता है। दोपहर में? समय भी लगभग निश्चित है? हाँ, ये एक सामान्य माइग्रेन का वर्णन नहीं है। ये एक बहुत ही संकीर्ण और परिभाषित लक्षण है। मतलब इस सिलेनियम व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की पार्टी में जाना तो लगभग नामुमकिन ही होगा। चाय, वाइन, नींबू पानी, ये सब तो आमतौर पर पार्टियों में होते ही हैं। सही बात है। सिरदर्द के साथ साथ बालों का भी जिक्र है, और ये भी काफी व्यापक है। हाँ, और ये भी एक पैटर्न दिखाता है। स्रोत के अनुसार सिर्फ सिर के बाल ही नहीं बल्कि भौहों, दाढ़ी और यहाँ तक कि जननांगों के बाल भी झड़ने लगते हैं। अच्छा। ये फिर से उसी विचार की ओर इशारा करता है कि ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में फैली एक गहरी कमजोरी का लक्षण है जो बालों की जड़ों तक को प्रभावित कर रही है। और पाचन और उत्सर्जन से जुड़ी समस्याओं का वर्णन तो और भी ज्यादा स्पष्ट और कहना होगा बहुत ज्यादा विस्तृत है। स्रोत में कब्ज का बहुत साफ वर्णन है। मल का बड़ा, कठोर और इतना फंसा हुआ होना कि उसे निकालने के लिए यांत्रिक सहायता की जरूरत पड़े। उस समय के ग्रंथों में इतनी बारीकी से वर्णन करना आम था क्या? बिल्कुल। उस दौर में डॉक्टर मरीज से बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे और हर छोटे से छोटे लक्षण को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए आपको इतना विस्तृत वर्णन मिलता है। अच्छा। और सिर्फ पाचन ही नहीं, मूत्र प्रणाली का भी उतना ही विस्तृत वर्णन है। पेशाब का रंग लाल, गहरा और मात्रा में कम होना, और उसमें मोटे लाल रेतीले कणों का मिलना। रेतीले कणों? हाँ, यहाँ तक कि चलते समय पेशाब का अनैच्छिक रूप से टपकना भी इस प्रोफाइल का हिस्सा है। ये सभी लक्षण एक साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। इस तस्वीर में एक और टुकड़ा है, आवाज और गले से जुड़ा हुआ। स्रोत कहता है कि ऐसे व्यक्ति की आवाज बैठ जाती है। हाँ, खास तौर पर ज्यादा बोलने या गाने के बाद। और जब कोई गाना शुरू करता है तो आवाज कर्कश होती है। और स्रोत यही नहीं रुकता, वो बताता है कि गले से बार बार एक पारदर्शी स्टार्च जैसा बलगम साफ करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसकी तुलना अन्य पदार्थों जैसे आर्गम और स्टैन से भी करता है, जो पारंपरिक रूप से गायकों या वक्ताओं की समस्याओं के लिए बताए गए हैं। तो ये बस एक अकेली कल्पना नहीं है। नहीं, ये हमें दिखाता है कि ये दस्तावेज एक बड़ी व्यवस्थित वर्गीकरण प्रणाली का हिस्सा है, जहां अलग अलग पदार्थों को अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए वर्गीकृत किया गया था। ये तुलनात्मक विश्लेषण बहुत दिलचस्प है, और इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस खंड पर आते हैं जिस पर स्रोत ने आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, यौन स्वास्थ्य। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ, ये सेलेनियम प्रोफाइल का एक केंद्रीय बिंदु लगता है। स्रोत की भाषा बहुत सीधी है। वो कहता है इम्पोर्टेंस विद डिजायर, यानी इच्छा का होना लेकिन नपुंसकता का होना। मतलब कामुक विचार तो आते हैं लेकिन व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम होता है। बिल्कुल। इच्छा और क्षमता के बीच का ये टकराव इस व्यक्ति के चरित्र का एक बहुत ही दुखद पहलू है। स्रोत इसे अचानक होने वाली नपुंसकता से भी अलग बताता है। इसका मतलब है कि ये शायद एक धीरे धीरे विकसित होने वाली या लगातार बनी रहने वाली स्थिति है। सही। इसके अलावा और भी कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे इरेक्शन का धीमा और अपर्याप्त होना, बहुत जल्दी स्खलन होना, और संभोग के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस करना। हाँ। स्रोत और भी गहराई में जाता है, जैसा कि उसकी आदत है। बैठने, मल त्यागने या नींद के दौरान वीर्य और प्रोस्थेटिक द्रव का अनैच्छिक रूप से रेसा होने का भी वर्णन है। उस समय के ग्रंथ ऐसे लक्षणों का बहुत सूक्ष्म वर्णन करते थे, बिना किसी शर्म के। हाँ, ये उनकी खासियत थी। ये सब उस केंद्रीय कमजोरी की ओर ही इशारा करता है। और जैसा आपने पहले बताया, स्रोत यहाँ भी तुलना करता है। वो कहता है कि सेलेनियम का इस्तेमाल कैलाड, नैट, स्टैम्प और फॉस एक्ट जैसे अन्य पदार्थों के बाद अच्छी तरह से काम करता है। यह तुलना फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक अकेली जानकारी को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसी प्रणाली को देख रहे हैं जिसमें हर पदार्थ का अपना एक स्थान और दूसरे पदार्थों से एक संबंध था।
अच्छा। यहाँ सेलेनियम को यौन कमजोरी के एक विशिष्ट प्रकार के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, खासतौर पर उस प्रकार के लिए जहाँ इच्छा मौजूद है पर क्षमता नहीं। यह सिर्फ लक्षणों की सूची नहीं है। ये एक तुलनात्मक विश्लेषण भी है। बिल्कुल। तो इन सभी लक्षणों, कमजोरियों और विरोधाभासों को एक साथ रखकर हम क्या समझ सकते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए स्रोत हमें आखिर में कुछ सुराग भी देता है ना? हाँ, वो बताता है कि किन चीजों से ये लक्षण बिगड़ते हैं और किन से आराम मिलता है। एग्रीवेशन और एमेलियोरेशन। हाँ, और ये वाला हिस्सा इस पूरी प्रणाली के तर्क को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी है। ये एक तरह से उस दुनिया के नियमों की सूची है। तो बिगाड़ने वाले कारकों में है हवा का झोंका, जिसकी हमने पहले भी बात की, धूप, और फिर वही चीजें जो सिरदर्द का कारण थी, नींबू पानी, चाय या वाइन। मतलब एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और सुधार करने वाला कारक सिर्फ एक है, और वो भी बहुत ही अजीब और विशिष्ट है। क्या है वो? मुंह में ठंडा पानी या ठंडी हवा लेना। एक मिनट, यहीं पर आकर ये प्रणाली आज के तर्क से बिल्कुल अलग हो जाती है। हाँ। हवा का झोंका शरीर के लिए बुरा है, लेकिन मुंह के अंदर ठंडी हवा अच्छी है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये तो कोई बायोकेमिकल तर्क नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और स्रोत इन सवालों का जवाब नहीं देता, वो इन बातों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा। यही अपने आप में इस प्रणाली की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक अवलोकन आधारित प्रणाली लगती है जो सिंपैथीज और एंटीपैथीज के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब कौन सी चीज किस चीज को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। हाँ, यहाँ तर्क ये नहीं है कि क्यों, बल्कि सिर्फ ये है कि क्या। ये देखा गया कि ऐसा होता है, इसलिए इसे दर्ज कर लिया गया। तो आज हमने सेलेनियम को एक तत्व के तौर पर नहीं, बल्कि इस पुराने दस्तावेज की आंखों से एक पूरी शख्सियत के रूप में देखा। एक ऐसा व्यक्ति जो शायद गोरा और सुनहरे बालों वाला है, जिसके शरीर के कुछ हिस्से दुबले पतले हैं और जो गर्मी में और मेहनत से बहुत जल्दी टूट जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त दिन में उसका साथ नहीं देती, लेकिन रात में सपनों में सच दिखाती है। जिसे चाय और शराब से सिरदर्द होता है और जिसकी आवाज गाते या बोलते समय उसे धोखा दे जाती है। और सबसे बढ़कर जिसके मन और शरीर के बीच, इच्छा और क्षमता के बीच एक गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल, यह सेलेनियम का एक पूरा चरित्र है जिसे इस स्रोत ने गढ़ा है। हमारा उद्देश्य आज के आधुनिक मानकों से इन दावों की वैज्ञानिक वैधता को परखना नहीं था। नहीं, हमारा उद्देश्य था विचार की एक अलग प्रणाली को समझना। ये देखना कि कैसे एक समय में तत्वों, पौधों और खनिजों को सिर्फ रासायनिक यौगिकों के रूप में नहीं, बल्कि जटिल व्यक्तित्वों के रूप में देखा जाता था, जिनकी अपनी कहानियां थी, अपनी पसंद और नापसंद थी। यह स्रोत सेलेनियम का एक पूरा बायोडेटा है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार देता है। यह दस्तावेज एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता है जहां एक तत्व का अपना व्यक्तित्व और उससे जुड़े मानवीय गुण होते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर लोहा या कार्बन या ऑक्सीजन जैसे अन्य सामान्य तत्वों का वर्णन इसी तर्क से किया जाता, तो उनका व्यक्तित्व या उनकी कहानियां कैसी होती? ये तो सोचने वाली बात है। क्या लोहे से जुड़ा व्यक्ति बाहर से बहुत मजबूत, सख्त और जिद्दी होता, लेकिन अंदर से उसे जंग लगने यानी धीरे धीरे खत्म होने का डर सताता? और कार्बन से जुड़ा व्यक्ति? शायद कार्बन से जुड़ा व्यक्ति हर किसी के साथ घुल मिल जाने वाला, दोस्ती करने वाला होता, लेकिन अपनी कोई एक असली पहचान बना पाने में संघर्ष करता। ये कल्पना की एक बिल्कुल अलग दुनिया है,